नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत लोक में, जिसमें हम करते हैं संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी और करते हैं संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन। मित्रों, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए एक यह बड़ी समस्या रही है कि उनको परीक्षा की तैयारी के लिए विषय सामग्री किसी एक जगह पर इकट्ठी नहीं मिलती है। वो यदि किसी भी विषय को पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ने के लिए YouTube का कई चैनल उनको खंगालने होते हैं, उनको कई चैनल देखने होते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाकवि बाणभट्ट का परिचय और उससे संबंधित सभी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पर इकट्ठा लाके आपके सामने पेश किया है। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें ताकि आपको परीक्षाओं में सुविधा हो। तो मित्रों, ये हम दावा करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और 2-3 बार देख लेते हैं तो आप कभी भी किसी भी परीक्षा में जिसमें भी महाकवि बाणभट्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर आप गलत आंसर नहीं देंगे और आपके पूरे नंबर आएंगे। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। महाकवि बाणभट्ट, एक तो इनका ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती रही है, हमारा सौभाग्य रहा है कि संस्कृत के अन्य कवियों की तरह इन्होंने अपना परिचय देने में संकोच नहीं किया है। महाकवि बाणभट्ट ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक कादंबरी में नहीं क्षम्यता मित्रों, हर्षचरितम में इन्होंने अपना परिचय दिया है। और उसको अगर देखा जाए तो इनका जो समय है, महाकवि बाणभट्ट का जो समय है वो 7वीं सदी का पूर्वार्ध माना जा सकता है, क्योंकि ये राजा हर्ष के समकालीन रहे हैं और राजा हर्ष का समय जो है वो 606 से लेकर के और 650 के लगभग तक का कहीं माना जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि महाकवि बाणभट्ट का समय भी 7वीं सदी तक पूर्वार्ध रहा है। इनके पितामह की यदि बात की जाए तो इनके पितामह रहे हैं अर्थपति, क्योंकि इन्होंने खुद हर्षचरित में अपने पितामह का, अपने पिता का, अपनी माता का और अपना पूरे परिचय दिया है, अपने वंश का परिचय दिया है। तो वहाँ पर इन्होंने अपने पितामह का नाम अर्थपति बताया है और पिता का नाम चित्रभानु बताया है और इनकी माता थी राजदेवी। यदि इनकी पत्नी की बात की जाए, महाकवि बाणभट्ट की पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी मयूर भट्ट की बहन है। वहाँ पर ऐसे स्पष्ट ये उल्लेख नहीं है कि उनका नाम क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी जो पत्नी थी वो कवि मयूर भट्ट की बहन थी। इनके पुत्र का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इनका जो कादंबरी नामक ग्रंथ है उसको ये अधूरा छोड़ करके स्वर्ग को सिधार गए थे। तो उसके बाद इनके पुत्र भूषण भट्ट ने ही उसको पूरा किया था। इन्हीं भूषण भट्ट का नाम कहीं कहीं पुलिंद या पुलिन भट्ट भी पाया जाता है। मित्रों, इनकी बहन के बारे में यदि कभी पूछा जाए तो वहाँ आप लिख सकते हो कि इनकी बहन मालती थी और इनके 2 भाई थे जिनका नाम चित्रसेन और मित्रसेन था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इनके समय पितामह, पिता, माता, पत्नी, पुत्र, बहन और भाई के बारे में परिचय प्राप्त किया है। आगे यदि हम देखते हैं कि इनका निवास स्थान क्या था, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इन्होंने स्वयं, जैसा कि हमने बताया पहले, इन्होंने अपनी पुस्तक हर्षचरितम में लिखा है कि ये सोन नदी के पास एक प्रीतिकूटक नामक कोई जगह थी, कोई ग्राम था, ये वहाँ के रहने वाले थे। वर्तमान परिदृश्य से यदि इनको देखा जाए तो वर्तमान में ये स्थान शाहाबाद आरा, जो कि बिहार राज्य में होता है, वहाँ के रहने वाले थे। मित्रों, ये किसके राज्याश्रय में रहते थे, किनके राजकवि थे, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। सम्राट हर्ष ने इनको अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी हुई थी। यदि कभी इनका गोत्र पूछा जाए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इनका गोत्र वात्स्यायन था या वत्स वंश था इनका। किसके उपासक थे ये? तो ये शिव के उपासक थे। इन्होंने शिव की पूजा की है। बाण की रीति अर्थात इनका लिखने का तरीका क्या था, तो इन्होंने अपने सभी जो ग्रंथ हैं वो पांचाली रीति में लिखे हैं। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक हर्षचरितम में लिखा है
कि बाल्यावस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनकी माता इनको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। और उसके बाद जबकि ये 14 वर्ष की आयु के थे तो इनके पिता भी स्वर्गवासी हो गए थे। 14 साल में इन्होंने माता और पिता दोनों को खो दिया था। उसके बाद महानयम भुजंग, जब ये राजा हर्ष के दरबार में आ गए तो राजा हर्ष ने इनको महानयम भुजंग कहा था। अर्थात वो कहते थे कि ये चरित्र की दृष्टि से बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं, इसीलिए राजा हर्ष ने इनको महानयम भुजंग कहा था। और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजा हर्ष ने बाणभट्ट को क्या कहा था, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि महानयम भुजंग कहा था। हर्ष के बारे में हमने पहले चर्चा की है। हर्ष के काल के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि महाकवि बाणभट्ट ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें इन्होंने अपना काल नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये राजा हर्ष के समकालीन थे। और राजा हर्ष का जो काल है, उनका जो राज्याभिषेक का काल है, वो 606 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 648 में इनकी मृत्यु हो गई थी राजा हर्ष की। तो ये भी राजा हर्ष के समकालीन थे, तो इनका भी काल 606 से 648 के बाद तक का रहा होगा, इससे कुछ आगे या पीछे रहा होगा। राजा हर्ष के दरबार में बाणभट्ट के अलावा 2 कवि और थे जिनका नाम था मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। ये वही मयूर भट्ट हैं जिन्होंने बाद में एक संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य शतकम लिखा था, और इन्हीं की बहन बाणभट्ट की पत्नी थी। ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था और वो हर्ष के निकट संपर्क में आया था। इससे भी हमें यह पता चलता है कि महाकवि बाणभट्ट का समय 600 से लेकर के और 650 के बीच का कहीं रहा होगा। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। अर्थात जब बाणभट्ट के पिता को वो खो चुके थे और वो इधर उधर घूम रहे थे, तो हर्ष के जो चचेरे भाई थे जिनका नाम कृष्ण था, उन्होंने बाणभट्ट को राजा हर्ष के दरबार में निमंत्रित किया था और इस तरह से बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। मित्रों ये संस्कृत का चैनल है, हम यहाँ पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं मित्रों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें मित्रों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए मित्रों, बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा अवश्य करेंगे क्योंकि इन्हीं के कारण बाणभट्ट बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। बाणभट्ट की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कादंबरी रही है, जो कि एक कथा ग्रंथ है। महाकवि बाणभट्ट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसी लेखन के कारण हुए हैं क्योंकि उन्होंने कादंबरी की कथा लिखी थी। इसके अलावा उनकी दूसरी जो पुस्तक है, दूसरा जो उनका लेखन उन्होंने किया है, वो हर्षचरितम है, जो कि एक आख्यायिका का ग्रंथ है। अर्थात इसमें राजा हर्ष की जीवन के बारे में सारी जानकारी दी गई है। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इसमें हर्ष के साथ साथ बाणभट्ट ने स्वयं का भी परिचय दिया है। जबकि इन्होंने सबसे पहले स्वयं का ही परिचय दिया है और उसके बाद में राजा हर्ष का परिचय दिया है। इसके अलावा बाणभट्ट की एक तीसरी रचना चंडी शतकम मानी जाती है, जो कि एक मुक्तक ग्रंथ है। इसके अलावा 2 ग्रंथ और हैं, जो कि मुकुट ताड़ितम और पार्वती परिणय है, जो कि पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसको भी बाणभट्ट का ही ग्रंथ इनको माना जाता है। तो इस तरह से बाणभट्ट से संबंधित 5 रचनाएं हमें मिलती हैं: कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितकम और पार्वती परिणय, जिनमें से पूर्व के 3 ग्रंथ, शुरू के 3 ग्रंथ अर्थात कादंबरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम, इनको बिल्कुल इनका माना जाता है, लेकिन नीचे के जो 2 ग्रंथ हैं उनके बारे में संशय है। मित्रों, बाणभट्ट के बारे में अनेक लेखकों ने, अनेक आलोचकों ने अनेक उनके बारे में कथन कहे हैं और उनको बहुत सी उपमाएं दी हैं, और इन उपमाओं के बारे में परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये ग्रंथ कौन से हैं।
तो मित्रों सबसे पहले राजा हर्षवर्धन ने इनको वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती कहा है। यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि बाणभट्ट को वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती किसने कहा है, तो आप लिख सकते हैं कि राजा हर्षवर्धन ने इनको वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती कहा है। इसके बाद पंचबाणस्तु बाण किसने कहा है, तो ये जयदेव ने कहा है। जयदेव एक संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने इनको पंचबाणस्तु बाण कहा है और जयदेव ने ही इनको कविता कामिनी कौतुक कहा है। जयदेव ने इनको 2 उपाधियां दी है। इनके बारे में 2 कथ्य कहे हैं, 2 कथन कहे हैं। एक तो है पंचबाणस्तु बाण है और दूसरा है कविता कामिनी कौतुक। तो इनको कभी भी पूछा जाए तो आप ये याद रखें कि जयदेव ने कहा है। मित्रों यहाँ पे सारी उपाधियाँ और कथन हमने लिखे हुए हैं, तो यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको बाद में याद कर सकते हैं। अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें और आपको उसके बाद ये सारे उपाधियाँ और कथन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं कि पंचबाणस्तु बाण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जयदेव ने कहा। कविता कामिनी कौतुक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जयदेव ने कहा। इसके बाद है बाणस्तु पंचानन है, ये किसने कहा है, तो बाणस्तु पंचानन है इनको चंद्रदेव ने कहा है। मित्रों बाणस्तु पंचानन है किसने कहा, चंद्रदेव ने कहा है। इसके अलावा इनको गद्य सम्राट कहा है बलदेव उपाध्याय ने। बलदेव उपाध्याय ने इनको गद्य सम्राट कहा है। वाणी बाणों बभूवे किसने कहा, वाणी बाणों बभूवे गोवर्धनाचार्य ने कहा है। अब मित्रों इनको एक एक करके देखते रहें और इनको अच्छे तरह से याद करते रहें। तुरंग बाण है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुरंग बाण किसने कहा, लेकिन ये किसने कहा है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई अज्ञात समालोचक जिन्होंने इसको लिखा, जिनका नाम हमें पता नहीं है। और सोढल जो कि संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने कहा बाण है कवितामी है चक्रवर्ती। बाण है कवितामी है चक्रवर्ती किसने कहा, सोढल ने कहा। महानयम भुजंग किसने कहा, हर्षवर्धन ने कहा। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा मित्रों कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने राजा हर्षवर्धन ने महाकवि बाणभट्ट को महानयम भुजंग कहा था। इसके अलावा एक और पूछा जाता है गद्य कवि नाम निक्षम वदंती किसने कहा, तो मित्रों इसके बारे में भी अभी अज्ञात है, किसी समालोचक ने कहा है लेकिन वो ज्ञात नहीं है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में ये कहा गया है लेकिन इसके बारे में भी नहीं पता किसी को कि ये किसने कहा। तो आप कह सकते हैं कि अज्ञात समालोचक ने कहा है। मित्रों आज हमने की है महाकवि बाणभट्ट के बारे में विस्तार से चर्चा। हमने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेने की कोशिश की है जो संस्कृत की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो। इससे पहले हमने अन्य कई कवियों के बारे में भी वीडियो डाले हुए हैं। यदि आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मित्रों आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे होगा ये कि आगे जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे ये विनती है कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।